जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बाल अवस्था बाल विकास के आकलन से संबंधित जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में आया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल अवस्था बाल विकास का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन स्वरूप और उसकी जो प्रथाएं हैं व मान्यताएं हैं, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर यहाँ पे हम देखें कि आकलन वह प्रक्रिया है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई बालक अधिगम को किस स्तर तक प्राप्त कर सकता है। अगर किसी बालक के अधिगम के स्तर को अगर हमें जानना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो हम किसके माध्यम से प्राप्त करेंगे? आकलन के माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि बालक के अधिगम की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार चल रही है। ठीक है, आकलन से यह भी पता चलता है कि कोई शिक्षक बच्चों को किस स्तर तक ज्ञान देने में सक्षम रहे हैं। तो आकलन से और क्या पता चल सकता है मेरे प्यारे साथियों, कि यह पता चल सकता है कि कोई बच्चा है, ठीक है, एक शिक्षक है, वह बच्चों को किस स्तर तक ज्ञान देने में सक्षम है। क्या वह सक्षम है बच्चों को ज्ञान देने में या नहीं है, इसको हम आकलन यानी असेसमेंट के माध्यम से पता कर सकते हैं। ठीक है, बालक को अधिगम में आने वाली समस्या का भी पता हम आकलन के द्वारा लगा सकते हैं कि जो एक बालक है वह अधिगम करता है। ठीक है, अधिगम करता है यानी सीखता है, लेकिन अधिगम के समय जो कौन कौन सी मुख्य समस्याएं आ रही हैं जिससे बालक को अधिगम में परेशानी हो रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आकलन मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से, यानी अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एस लर्निंग। किस रूप में? अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। चलिए इसको हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए पहले हम देखेंगे कि अधिगम का आकलन क्या होता है। अधिगम का आकलन होता है प्यारे साथियों कि जब शिक्षक पूरी संकल्पना का अध्ययन करवा देते हैं, फिर उसके अंत में आकलन करते हैं, तो इस प्रकार का आकलन अधिगम का आकलन कहलाता है। संकल्पना यानी जब एक शिक्षक के द्वारा पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और उसके अंत में जो आकलन करते हैं, जो परीक्षाएं होती है, उसको हम आकलन यानी अधिगम का आकलन कहलाते हैं। जैसे एक शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा दिया गया। ठीक है, मान लीजिए 2 महीने का पूरा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को एक शिक्षक के द्वारा पढ़ा दिया गया, या फिर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा जब ये पूरा पाठ्यक्रम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जब अंतिम में आपकी परीक्षाएं होंगी, आपके टेस्ट होंगे, तो वह आपके आकलन कहलाएंगे। ठीक है, इसे योगात्मक आकलन भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या होता है? एकत्रित आकलन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आकलन होने के बाद उसको पूरा इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक योगात्मक आकलन या मूल्यांकन होता है। ठीक है, इससे बालक की योग्यता का भी पता चलता है। ठीक है, आई होप साथियों आपको क्लियर आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, हमने पढ़ा अधिगम का आकलन, अब हम देखेंगे कि अधिगम के लिए आकलन। तो जब शिक्षक कोई प्रकरण को पढ़ा रहे होते, ठीक, कोई पाठ को पढ़ा रहे होते हैं, तो प्रकरण बीच बीच में बच्चों के प्रश्नों के माध्यम से आकलन लेते हैं। यानी बीच बीच में क्या होते हैं, शिक्षक प्रश्न के माध्यम से बच्चों का आकलन करते हैं। जैसे अगर बालक को अगर बालक को मान लीजिए प्रदूषण के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पे बीच बीच में ही प्रश्न शिक्षक के द्वारा पूछ लिया जाएगा कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या है, प्रदूषण कैसे फैलते हैं, इस प्रकार जो है, तो यह बीच बीच में ही आकलन कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे बच्चों के समझने का स्तर भी एवं कठिनाई का पता
चलता है। इससे क्या होता है कि बच्चों के समझने के स्तर का भी पता चलता है और कठिनाई का भी पता चलता। अधिगम में आ रहे कठिनाई को दूर करना भी शिक्षक भी दूर करते। तो इससे क्या होता है, आकलन यानी समय समय पर अधिगम के लिए आकलन अगर करें तो इससे यह पता चलता है कि बच्चों में जो प्रमुख रूप से आ रही कठिनाइयां हैं उनको शिक्षक जानकर दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का आकलन अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। तो ऐसा आकलन क्या होता है, क्योंकि अधिगम के समय ही आकलन कर लिया जाता है तो इसलिए इसे अधिगम के लिए आकलन भी कहते हैं। ठीक है, इसे ही रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं निदानात्मक आकलन भी कहा जाता है। तो इसके अन्य दो और नाम है, यानी रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन भी इसी को कहते हैं। प्रश्न में पूछ लेगा कि निम्नलिखित आकलन में से कौन से दो आकलन है, तो उसमें ऑप्शन आएगा रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों कि अधिगम के रूप में आकलन, यानी हमने सीखा अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन। अब हम देखेंगे अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है। ठीक है, तो अधिगम के रूप में आकलन छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो अधिगम के रूप में कैसा, यानी जब छात्र अधिगम करते हैं, यानी जब कोई ज्ञान अर्जित करते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान जो अधिगम के रूप में आकलन किया जाता है वह छात्रों द्वारा आकलन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के आकलन को छात्र स्वयं करते हैं। यह क्या होता है, यह स्वक्रिया पर आधारित होता है एवं अपने अधिगम के स्तर को बढ़ाने के लिए भी आकलन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो छात्र होते हैं वह स्व आकलन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, इससे वह स्वयं के अपने अधिगम के स्तर को पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के आकलन को स्व आकलन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि आकलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है अधिगम का आकलन, यानी इसमें योगात्मक आकलन होता है अंतिम में। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, इसमें जो रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन होता है, और अधिगम के रूप में इसमें स्व आकलन। देखिए आकलन का मतलब होता है एक बालक के स्तर को, यानी उसके ज्ञान का स्तर कहाँ तक पहुँचा। यानी अगर हम बालक को प्रदूषण के विषय में पढ़ा रहे हैं तो बाद में हम आकलन के माध्यम से यह पता लगा सकते हैं कि जो बालक को हमने जिस टॉपिक को पढ़ाया है वो उसको कहाँ तक समझ में आया, कितने स्तर तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, हमने आकलन को देख लिया। अब हम देखेंगे शाला आधारित आकलन, यानी विद्यालय आधारित आकलन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कि विद्यालय आधारित आकलन विद्यालय शिक्षा बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। जैसे जो शाला आधारित आकलन होता है वह कैसी आकलन होती है कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत, यानी जो परीक्षाएं होती हैं, जो अंतिम मूल्यांकन होता है, जो अंतिम परीक्षाएं होती है उसके विपरीत, यानी उससे संबंधित नहीं है, आकलन जो होती है वह स्कूल स्तर पर किया जाता है। जो स्कूल में जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो परीक्षाएं होती है उसके माध्यम से बच्चों के आकलन का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और जो परीक्षाएं होती है वह उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या कहता है कि यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्डों द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार अध्यापकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या किया जाता है, जो विद्यालय की जो अनुसूची है, जो बोर्ड है, यानी उसके माध्यम से जो मार्गदर्शन जो निर्धारित किए जाते हैं उनके अनुसार ही शिक्षकों द्वारा बालकों का आकलन किया जाता है। उसमें एक दिशा निर्देश जारी रहता है, उस निर्देश के अनुरूप विद्यालय के द्वारा आकलन की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यह विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। तो यह आकलन क्या करता है
कि विद्यालय के अंदर और बाहरी जीवन में यानी बाहरी वातावरण में दोनों जगहों पर जीवन में सभी प्रकार की जो शिक्षा है ना, उसको प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता कौन करता? आकलन करता। और साथ ही प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जीवन के दैनिक अनुभव के द्वारा भी किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जीवन के दैनिक अनुभव जो है, तो हम अपने जो जीवन के जो हमारे दैनिक अनुभव हैं, है ना, किससे बातें करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, है ना, कैसी क्रियाएं करना चाहिए, कैसे भावनात्मक रूप से बोलना चाहिए, इसको हम प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अपने दैनिक जीवन में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा देखते हैं कि यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है। यह जो मूल्यांकन है यह कहाँ किया जाता है? विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है। इसको अन्य स्तर पर या अन्य जगह पर हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम शाला आधारित मूल्यांकन आकलन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, विशेषताओं को हम देखते हैं कि मूल्यांकन या आकलन विद्यालय आधारित होता है, जहां शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। इसे हम चाहे मूल्यांकन या आकलन जो होता है यह विद्यालय के आधार पर होता है, विद्यालय आधारित होता है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक है वह अपने विद्यार्थियों के बारे में जानने का उनको अत्यधिक अवसर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्या होता है कि अध्यापक जो है तो बालक क्या सीखता है यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सीख इसकी जानकारी ले सकते हैं, उनके द्वारा सोच का तरीका क्या है, उनकी रुचियां क्या है, मनोवृत्ति आदि की पहचान हम उनके माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? विद्यालय आधारित आकलन से। ठीक है, तीसरा, यह प्रणाली अत्यधिक व्यापक, विस्तृत एवं सतत है। यह प्रणाली कैसी है? यह व्यापक है, विस्तृत है और निरंतर चलने वाली प्रणाली है। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं कि इसका मुख्य लक्ष्य यह होता है कि विद्यार्थियों को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर अग्रसर करने में सहायता देना। किसकी? शाला आधारित आकलन की। उसका क्या एक मुख्य लक्ष्य है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे बालक हैं, उनको सुनियोजित एवं सुसंगठित, है ना, अधिगम और विकास की ओर अग्रसर करने में सहायता देना है। कि हमें उनको इस प्रकार ज्ञान देना चाहिए, इस प्रकार अधिगम कराना चाहिए कि वह जो अपने विकास की जो चहुमुखी विकास की ओर वह आगे अग्रसर हो सके। ठीक है, यह मूल्यांकन बाल केंद्रित होने के साथ साथ विद्यालय केंद्रित भी होता है। कौन सा? शाला आधारित जो मूल्यांकन वह ज्यादातर बाल केंद्रित पर ही होता है। ठीक है, इसको हम बालक को केंद्र में रखकर ही उसके साथ मूल्यांकन करते हैं। इससे साथ साथ क्या होता है कि यह विद्यालय को भी केंद्र में रखकर करते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं कि यह मूल्यांकन या आकलन बाल केंद्रित होने के साथ साथ विद्यालय केंद्रित भी है। इसमें बाहर का कोई भी वातावरण शामिल नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि केवल विद्यालय एवं विद्यालय का वातावरण ही शामिल होता है। जो बाहरी वातावरण है, सामाजिक, सांस्कृतिक व व्यवहारिक, ये वातावरण शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए हमने विशेषताएं देखी। अब हम देखेंगे कि विद्यालय आधारित आकलन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य, पहला उद्देश्य प्यारे साथियों कि बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। ठीक है, जो विद्यालय आधारित आकलन है यह बच्चों पर पड़ने वाला जो मानसिक दबाव है, शारीरिक दबाव व शैक्षिक दबाव, इसको कम करने में मदद करता है। क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका समय समय पर आकलन या परीक्षाएं ली जाती हैं। ठीक है, इससे उनकी कमियों व खूबियों को पता लगा लिया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना। यह आकलन किस पर आधारित है कि जो मूल्यांकन है, जो आकलन है, उसको व्यापक यानी बड़े स्तर पर एवं नियमित यानी लगातार बनाने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि निदान उपचार के साधन की व्यवस्था करना। इससे जब हम बच्चों के आकलन के माध्यम से बच्चों की कमियों का पता लगा सकते हैं, फिर हम उन समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार व साधन की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना। तो यह सबसे अच्छी और सरल प्रणाली है कि इसमें जो प्रतिशत न निकालकर बल्कि बच्चों को ग्रेडों पर के आधार पर उनको क्या करना? बांटना। ठीक है, बच्चों को करके सीखने पर बल देना। आकलन में क्या किया जाता है कि बच्चों को स्वयं करके, है ना, स्वक्रिया द्वारा अपनी योग्यता को निखारने का अवसर
दिया जाता है। ठीक है, उनके सामने मान लीजिए कोई समस्या दे दी जाती है और बच्चों से यह बोल दिया जाता है कि आप जो है तो स्व आकलन के माध्यम से इस समस्या का समाधान करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंकों के स्थान पर ये अध्यापक को सृजनात्मक अध्यापन मुहैया कराना। जो अध्यापक होता है उसको सृजनात्मक अध्यापन, सृजनात्मक मतलब व्यापकता के स्तर पर जो है तो अध्यापन मुहैया कराना। इससे बालक के अधिगम में विभिन्न प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आई होप साथियों आपको ये पूरा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्यारे साथियों कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का स्वरूप और उसकी जो प्रमुख प्रथाएं क्या है, आज इस टॉपिक में हम देखते हैं। देखिए सतत एवं व्यापक को हम समग्र भी कह सकते हैं। ठीक है, समग्र यानी कॉग्निटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एलुवेशन, अर्थ इसके हम अर्थ, उद्देश्य और इसके जो प्रमुख विशेषताएं व महत्व को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए साथियों इसको हम देखते हैं कि मूल्यांकन व आकलन में अंतर क्या होता है। तो आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आकलन में निरंतर सुधार भी किया जा सकता है। इसमें जो है तो परेशानियों को जानकर हम उनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है कि जो आकलन होता है यह क्या किया जाता है, छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन जो मूल्यांकन होता है वह विशिष्ट उद्देश्यों यानी मुख्य उद्देश्यों, जो प्रमुख उद्देश्य उनको के लिए किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों, बच्चों व अभिभावकों को फीडबैक प्राप्त होता है। यह कक्षा की उन्नति के पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सतत मूल्यांकन की क्या है। तो सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, कैसी है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें बच्चों का आकलन सतत यानी निरंतर एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे साल औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता है। यानी बच्चों का जो नियमित आकलन किया जाता है वह अनौपचारिक तरीके से भी होता है और अनौपचारिक तरीके से भी होता है। ठीक है, सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती है। इसमें जो सतत आकलन है, जो निरंतर आकलन है और जो कक्षा शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह दोनों एक साथ चलती है। यानी पहले पाठ को पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे उनका आकलन होता है। ठीक है, इसमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि यह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी नियमित रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें न केवल बच्चों को विषय आधारित यानी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, बल्कि बच्चों के जो सह पाठ्यक्रम, जो संबंधित पाठ्यक्रम है, उन गतिविधियों को भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें व्यापक मूल्यांकन की, तो व्यापकता से मतलब होता है यहाँ पे बच्चे के समस्त कौशलों, गुणों के विकास से है। तो यहाँ पे अगर हम व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो यहाँ पे संबंधित है बच्चों के कौशलों से, बच्चों के गुणों से, उनका विकास करने से। ठीक है, जिसमें शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास भी शामिल है। ये जो है तो केवल इसका शिक्षा से ही नहीं बल्कि शिक्षा जो मूल्यांकन है अन्य विकास कार्यों से भी संबंधित है। इससे क्या होगा, बच्चों में जो है तो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। जो बच्चों में ये जो गुण है, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, संवेगात्मक हो, इन सभी जो विकास है, इनका जो विकास होता है यह बहुत ही धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए हमें पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं और महत्व। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का पता चलता है। ठीक है, इसके द्वारा शिक्षकों को सीखने के दौरान छात्रों में होने वाली कठिनाइयों का भी पता चलता है। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, बच्चों के सीखने में जो प्रमुख परेशानियां हैं उनको भी बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, शिक्षक जो होते हैं वह अनेक गतिविधियों एवं उपकरणों के माध्यम से यह पता लगाते हैं कि
बच्चों ने क्या सीखा और उन्हें क्या सीखने में कहाँ मदद की आवश्यकता है। इस प्रकार वे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। क्या होता है इसमें, जो शिक्षक होते हैं वह अनेक माध्यम से अनेक उपकरणों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से यह पता लगाते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा, कैसे सीखा और कहाँ तक सीखा। इससे क्या होता है, बच्चों में जो उनकी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए इस प्रकार के जो है तो बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो अधिगम की जो प्रमुख समस्या है उसको जो है मूल्यांकन के माध्यम से पता लगाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य, पहला है कि विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना, यानी जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं उसमें बच्चों को क्या एक निश्चित समय है ना, एक निश्चित समय यानी उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के बाद जब एक निश्चित समय होता है उसके उपरांत ही बच्चों की प्रगति को जानना, यानी बच्चे कहाँ तक अधिगम के स्तर को प्राप्त कर लिए। ठीक है, बच्चों के व्यवहार में हुई परिवर्तनों को पता लगाना, तो यह केवल सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से ही बच्चों के जो व्यवहार में हुए परिवर्तन, यानी बच्चों को सामाजिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, संवेगात्मक व नैतिक ज्ञान कहाँ तक विकास हुआ है, उसको वह अपने व्यवहार में कहाँ तक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम मूल्यांकन के माध्यम से पता लगा सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को सीखने और समुचित विकास में मदद करना, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ही एक मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चे को सीखने और अपने समुचित विकास में मदद करने में सहायता मिलती है। सृजनशीलता को बढ़ावा देना, सृजनशीलता का मतलब होता है व्यापकता सोच को, है ना, बच्चे की मानसिक सोच, शारीरिक व सामाजिक, व्यवहारिक व नैतिक विकास में जो है तो यह सृजनशीलता को बढ़ावा देता है कि बच्चा जो है तो बाहरी वातावरण में अपने व्यवहार के माध्यम से अपनी योग्यता और उपयोगिता को दर्शा सके। ठीक है, बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाना, तो आकलन व मूल्यांकन के माध्यम से बच्चे की जो महत्वपूर्ण योग्यता है उसको कहाँ किस ज्ञान की किस मदद की आवश्यकता है इसको बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मूल्यांकन क्षेत्र के बारे में, तो इसके निम्नलिखित दो क्षेत्र, पहला संज्ञानात्मक और दूसरा है संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक की बात करें तो इसमें बच्चे को पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है सभी विषय, चाहे वह गणित हो, हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, पर्यावरण हो, संस्कृत हो, सभी विषय के बारे में मूल्यांकन किया जाता है जो बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का आकलन दो प्रकार से किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र, तो इसमें अंतर्गत सह पाठ्यक्रम होता है, खेलकूद, योग, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां, सहयोग, अनुशासन, अभिवृत्ति आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, यह इसमें सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में, इसमें जो है तो सभी क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाता है, जैसे खेलकूद को भी योग क्रियाएं, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां, है ना, सहयोग की भावना, अनुशासन रहना, अभिव्यक्ति है ना आदि को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।